तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक की। बट गाइस एक सच्चाई भी आपके सामने रख देना चाहता हूं कि जो सीटी का एग्जाम होता है, जो इतने सालों को हमने एनालाइज किया है, ये हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो बच्चों को पेपर डिफिकल्ट जाता है वो होता है फिजिक्स। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है कि गाइस आप पता है, अगर आप जाके किसी सीनियर से पूछोगे जिसका सीटी में एक अच्छा खासा परसेंटाइल आया होगा, अगर उनसे जाके आप बात करोगे, मेरे पे भी ट्रस्ट मत करो, उनसे एक बार जाके बात करो जिसका सीटी में एक अच्छा खासा परसेंटाइल आया हुआ है और उसने जेई मेंस का भी एग्जाम दिया था, उससे आप जाके पूछोगे कि कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है, तो बोलेगा भाई सीटी से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जेई मेंस होता है, उसके लिए हमें और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। तो सर सीटी फिर बच्चों को क्यों डिफिकल्ट जाता है, क्यों सीटी में फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है? सही तरीका नहीं अपनाते। देखो बोर्ड एग्जाम में पढ़ाई करने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए, सीटी को करने का तरीका अलग होना चाहिए। बट अगर आप पुराना ही तरीका अपना रहे हो तो बिल्कुल वाह, यहाँ वाट लगने वाली भाई। एक चीज और देखो, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही कि जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड नंबर ऑफ कितने फॉर्मूलेज हो सकते हैं वो सभी कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर आप एक ही फॉर्मूला याद करके रखे हो या बस एक ही पीवाईक्यू करके रखे हो तो आपको लगेगा कि भाई यही करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभार उसी सेम पीवाईक्यू को घुमा के दे दिया जाता है, जबकि फॉर्मूले में एक छोटा सा कन्वर्जन होता है जो मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको। बट वो बच्चे नहीं कर पाते हैं और इसीलिए उन बच्चों को पेपर क्या जाता है, डिफिकल्ट जाता है। जो एग्जाम होता है ऑनलाइन वो डिफिकल्ट जाता है। तो भाई मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं एक लेक्चर में आप सभी का लूंगा, जो ये लेने वाला हूँ, एक में लूंगा कॉन्सेप्ट जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और नेक्स्ट में हम करेंगे पीवाईक्यू। तो आप सभी को मुझसे ये प्रॉमिस करना है कि सर यहाँ जो जो आप फॉर्मूले दोगे वो फॉर्मूले हम पीवाईक्यू जब आप करवाओगे इसके पहले हम लोग लर्न करके रख लेंगे, क्योंकि ये पूरा नोट्स आप सभी को फ्री देने वाला हूं। एक चीज और बोलूंगा, मैं देख रहा हूँ इतने सालों इतने दिनों से हमारे लेक्चर्स आप लोगों को जा रहे हैं। स्टार्टिंग में एक दिन बहुत ज्यादा आपने जोश दिखाया था, उसके बाद फ्री है ना, ऐसे ऐसे। तो भाई प्लीज रिस्पेक्ट करो, क्योंकि फिर मैसेज ऐसा जाएगा कि भाई फ्री है इसलिए कुछ नहीं होता, फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये जब आएगा तो हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। राहुल सर का लेक्चर एमएससी सीईटी का कंटिन्यू गिरी ट्यूटोरियल पे जा रहा है और आपको पता है कल रात को भी सर का लेक्चर आया हुआ, पर आप में से बहुत कम बच्चों ने उसको देखा और बहुत कम बच्चों ने फॉलो किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा मत करो, क्योंकि देखो हमें तब अच्छा लगेगा जब हमारा हार्ड वर्क आप लोगों तक पहुंचेगा, जब उससे कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। जब देखोगे ही नहीं, आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे और लास्ट के टाइम दौड़ोगे तो मतलब मजा नहीं आएगा करने में, समझ में आया? इसलिए इतनी सब मेहनत की गई है। अभी देखो आपको समझेगा कि रोटेशनल डायनामिक आप करना चाहो तो एक झटके में कर लोगे। बस कुछ कन्वर्जन याद रखना है, पूरा पूरा बुक याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है? बस कन्वर्जन याद रखो और इसके बाद पीवाईक्यू करो। और जितना सपोर्ट दिखा सकते हो, जिस तरह से लाइक करोगे तो वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचेगा, कमेंट करोगे तो बाकी लोगों तक अगर रीच होगा पहुंचेगा, तो प्लीज अगर कर सकते हो तो कर देना। अब बात करते हैं रोटेशनल डायनामिक। रोटेशनल डायनामिक को गाइस जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया हमारे सिलेबस में, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब जो सर्कुलर मोशन है गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखो मैं अगर मुझे करवाना होता तो मैं एक ही आधे घंटे 45 मिनट के अंदर दोनों चीजें करवा के, उसी में पीवाई और उसी में ये करवा के रख देता। बट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लगा कि यार कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होगी, तो मैं थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। अगर आप मुझे बता देना कि मैं सही, क्योंकि अपने पास अब अच्छा खासा टाइम अपने को मिल गया है, तो हम जो कर रहे हो बहुत अच्छी तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, समझ में? मुझे ऐसा लगता है। अब रोटेशनल डायनामिक का सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दो पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहले ये हम कुछ फॉर्मूलेस हैं उनको देख लेते हैं और उसके कुछ कन्वर्जन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी छोड़ो, हम ओनली डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जो लीनियर हमारा डिस्प्लेसमेंट था जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ओके, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? अगर नहीं, मैं चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक और सिंपल तरीका, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेता हूं। एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला था ना? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप और थोड़ा 9th का याद करना चाहोगे तो पता, हमेशा ना पुरानी चीजों को याद करके नई चीजें कनेक्ट करो। देखो लीनियर लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था ना, यही था ना, ये लीनियर था। अब मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अपने को अगर एग्जाम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और अपने को वेलोसिटी पूछने के लिए, भाई ये दोनों को डिवाइड करो, वेलोसिटी निकल जाएगा। और अगर इनकेस एंगुलर वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। देखो पहला फॉर्मूला बन गया कि नहीं, एक झटके में।
और सॉरी इतने सारे फॉर्मूले दिए नहीं भाई, बस एक फॉर्मूला आपको याद है ना, बाकी काम आपका एक झटके में हो जाएगा। देखो कैसे, ये देखो ये सभी चीजें बताता हूँ। ये देखो अभी हमने देखा कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो फॉर्मूले को कैसे चेंज कर सकता हूँ, ओमेगा इंटू टी। अब ये जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है इससे रिलेटेड भी एक फॉर्मूला अपने को पता है, वो फॉर्मूला है 2πn अपॉन टी, है कि नहीं है। बट अगर मुझे ये जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है ये नहीं दिया हुआ है, इसका जगह टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ये कैसे हो जाएगा, ओके डिवाइड बाय टी। ओके आपको पता है नंबर ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, तो एन को हटा के मैं डिवाइड में क्या ले दिया, टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसलिए 2πt अपॉन टी हो गया। समझ में आ रहा है। तो ये नंबर ऑफ फॉर्मूले, ये देखो नंबर ऑफ फॉर्मूले मैंने एक झटके में बना दिए। बस आपको कन्वर्जन याद होना चाहिए, कन्वर्जन याद होना चाहिए कि ओमेगा की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, 2πn रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर एग्जाम में रेवोल्यूशन आया तो मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मुझे रेवोल्यूशन नहीं आता, टाइम पीरियड दिया, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और ये सभी से आप क्या निकालोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। समझा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ। देखो मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ये आधा लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, बट किस्मत इतनी खराब थी कि माइक ही चालू नहीं था। तो एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब देखो सबसे पहले फिर से वही चीजें, दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं और इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा हो सकता है थोड़ा दिखे, हाँ। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर। अब देखो यही अगर आया तो इससे एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। एक और हमने देखा था लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू आर ओमेगा। इससे भी हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बस इसको डिवाइड कर दो, v अपॉन आर को डिवाइड कर दो। अगर एग्जाम में हमें लीनियर वेलोसिटी और रेडियस दिया हुआ है तो दोनों को डिवाइड करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड भी हमें बहुत बार एमएससी सीटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन दिया हुआ है, और इनकेस अगर अपने को अब डायरेक्ट ही एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2πn होता है, अभी हमने देखा था। ये n अपने को पसंद नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं, 2π अपॉन टी कर सकते हैं। ओके क्लियर। एक झटके में देखो हो गया काम खत्म, और यहाँ सब कुछ मैंने लिख के भी दिया हुआ। अब चलते आगे। अब लीनियर वेलोसिटी ये देखो अब भी सर ने बताई, ये ब्लैक है यार, कलर चेंज करना पड़ेगा। लीनियर वेलोसिटी अब भी बताया सर ने। लीनियर वेलोसिटी ये रिलेशन हमने 12th के जब डिटेल में कर रहे थे, डिटेल में जाके देखना तो जाके देखो, मेरा लेक्चर है रोटेशनल डायनामिक्स, 2 घंटे में पूरा समझ जाओगे। बट मुझे इतनी जरूरत नहीं, इसमें फॉर्मूले, ये छोटे छोटे फॉर्मूले के कन्वर्जन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो मेरे दोस्त। समझ में सही तरीका अपनाओ। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, हो गया काम खत्म। अब ओमेगा, इसको भी अगर ओमेगा आपने को एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है तो हमें इसके जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, 2πn, मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है तो n आर, हो गया ये फॉर्मूला। तो इससे भी आप लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हो, देखो आराम से हो गया। अब चले थोड़ा ऊपर आ जाए। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर से मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था ना, v माइनस यू अपॉन टी, यही था ना हमने 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले यही पढ़ा था। अब ये लीनियर एक्सेलरेशन है, इसके जगह एंगुलर एक्सेलरेशन ले लो। v के जगह यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो होता है, यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा 2 ले लेते हैं, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा 1 ले लेंगे, माइनस अपॉन टी, हो गया फॉर्मूला। जिसके अंदर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और टाइम दिया है, बस दोनों को माइनस करो, टी से डिवाइड करो, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। मैंने किसको देख के बनाया, लीनियर एक्सेलरेशन को देख के बनाया। और अभी आपको पता है, ओके अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, ये देखो। ओके क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ओमेगा की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, वेलोसिटी मतलब ओमेगा होता है ना, तो 2π अपॉन टी। और एक्सेलरेशन में क्या होता है, फाइनल और इनिशियल होता है ना, तो n2 माइनस n1, हो गया। देखो 2πn अपॉन टी, ओके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो 2π जो हमने हमारा जो रेवोल्यूशन था फाइनल और इनिशियल दोनों को माइनस किया अपॉन टी, एक और फॉर्मूला बन गया। ये देखो ये हो गया, क्या ही है भाई। अब सर्कुलर मोशन,
एक चीज इसके अंदर मैं बताने जा रहा हूँ, प्लीज कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों को नहीं पता था ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखो ये तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के टोटल दो पार्ट में जनरली डिवाइड किया गया है। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो जिसके अंदर स्पीड कांस्टेंट होता है उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। मतलब वो सर्कल में ऐसे घूम रहा है, वो पार्टिकल कंटिन्यूसली घूम रहा है, बट उसका स्पीड कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। 10 की जगह पहले 10 से भाग रहा है, फिर 5 से भाग रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, 10 से ही कंटिन्यूसली भाग रहा है। अगर 50 से भाग रहा है तो 50 से ही वो पार्टिकल कंटिन्यूसली भाग रहा है। बट नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिसमें सेम है वो यूनिफॉर्म, जिसमें सेम नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म। यहां तक समझ में आ गया? और आपको ये भी पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर होता है। एक्सेलरेशन कहाँ होता है? रेडियल एक्सेलरेशन होता है, सेंटर की तरफ होता है। कहाँ होता है? सेंटर की तरफ। अब इसके अंदर भी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है, तो इसके अंदर भी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ ही होगा, रेडियल एक्सेलरेशन ही होगा। बट गाइस इसके अंदर आपने ये भी सुना होगा, रेडियल एक्सेलरेशन के साथ ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का भी नाम सुना होगा। ओके, जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। बट इसके अंदर तो रेडियल एक्सेलरेशन है, बट नॉन यूनिफॉर्म में रेडियल एक्सेलरेशन के साथ ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो गाइस एक सिंपल सी बात दे देना चाहता हूं, जिसमें पार्टिकल्स का स्पीड कंटिन्यूसली चेंज होता है, उसको उसके अंदर कौन सा एक्सेलरेशन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये दिमाग में रख लेना। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज टेंजेंशियल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब बहुत सारे बच्चे इसको रीड करते समय, मैं आपको बता रहा हूं, इसको रीड करते समय बहुत सारे बच्चे कैसे रीड करते हैं पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई नहीं, इसमें मैंने क्या बोला कि स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। देखो यहाँ मोड बना हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ओके, तो समझ में आ गया, टेंजेंशियल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ देख लो दोनों के फॉर्मूले, सेंट्रीपिटल माइनस mv² अपॉन आर और सेंट्रीफ्यूगल mv² अपॉन आर। ओके, अब इसको देखो, इसको भी और अगर चेंज करना है, अगर मैं थोड़ी एक कन्वर्जन एक का बता देता हूँ। अगर इनकेस अपने को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है और अपने को लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, लीनियर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, अपने को दिया हुआ देखो v इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा ना आर ओमेगा होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, v के जगह स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, v की जगह हम क्या रख सकते हैं? आर ओमेगा रख सकते हैं, तो v की जगह आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर आर गेट कैंसल, एफ इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एक नया फॉर्मूला बन गया। मतलब कहने का मतलब अगर लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला, बट अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला। बट हमने याद एक ही रखा था, हमने v के जगह पे याद रखा था, v के जगह पे क्या रख के हम फॉर्मूला बना सकते हैं? अगर मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर ओमेगा रखा, मेरा नया फॉर्मूला बन गया। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कन्वर्जन याद रखो, समझ में? एक छोटे छोटे कन्वर्जन याद रखो। अब नीचे मैंने सब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का कन्वर्जन दिया हुआ है, ये देखो यहाँ, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। और आपको ये भी पता है, देखो ये देखो, ओमेगा की जगह अगर आपको और कन्वर्जन करना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दिया हुआ है, क्या हो गया भाई? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया हुआ है, और उससे आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालने के लिए बोला है। तो भाई क्या कर देने का पता है बस, एम आर ओमेगा की जगह हम क्या और पुट कर सकते हैं? 2πn पुट कर सकते हैं ना, 2πn का स्क्वायर। ओके, एम हो गया, ये क्या हो रहा है? आर 2 का स्क्वायर 4, देन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस एन को भी हम चेंज कर सकते हैं, ये जो एन है इसको भी चेंज करके फॉर्मूला बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। जैसा अपना रिक्वायरमेंट है उस वाइज हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो ये समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं सीईटी के अच्छी तरीके से तैयारी करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब बैंकिंग ऑफ रोड की अगर मैं बात करूं तो देखो गाइस, अगर मैं रोड की बात करूं तो सबसे पहले मैं उस रोड की बात करूंगा जो हमारे गली और मोहल्ले में है जनरली, हॉरिजॉन्टल प्लेन कर्व रोड। जो टर्निंग पे एक रोड होता है जो ऐसा ही रहता है, जैसा जा रहा है वैसा ही वो टर्न भी आ रहा है, कहीं वो बैंक नहीं है, मतलब उठा हुआ नहीं है कि घूमने में सपोर्ट करे, हमें खुद ऐसे घूमना पड़ता है। वो नहीं कि रोड ऐसा उठा हुआ, रोड अगर उठा हुआ है तो बैंक है, बैंक रोड है। पर जनरली हमारे इधर ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि हर जगह बैंक किया हुआ रोड, ऐसा नहीं होता। तो अगर जहां ऐसा रोड नहीं हो, उसका जो फॉर्मूला है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कर्व राइट है, उसका फॉर्मूला √μ/g। अगर किसी को जानना समझना है तो भाई हमने, वैसे तो मैं वीडियो मैंने बोला कि अगर आपको बहुत डिटेल में, वैसे डिटेल में जरूरत, आपको फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। अगर डिटेल में समझना है तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है,
फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में रहता है, वो हमारे टायर एंड रोड के बीच में होता है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू म्यू एन। ये हमने किया हुआ है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसकी अभी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट याद कर लो कि प्लेन कर्व रोड में आया तो फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट म्यू आर जी। अब गाइस बैंक रोड से रिलेटेड अगर बताऊं तो टोटल 3 तरह के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरे भाई क्या हो गया, नजर लग रही है लगता है, थोड़ा नजर उतार देना। ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखो, बैंक रोड में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले चलो नीचे वाली बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग। ये तो हमारा सबसे आपने बहुत बार किया होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग। अब ये अगर जिसको ये निकालना कि सर कैसे निकालना है वो डेरिवेशन, मैं डेरिवेशन निकालने के लिए नहीं आता, पर अगर आपको जानना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, जाके देख लो। बट आपको डायरेक्ट याद करना है कि जो रोड होता है वो बैंक किया हुआ होता है, ओके, उठाया होता है, ऐसा होता है। इतना भी मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा बैंक किया हुआ रहता है, एक साइड उठा हुआ रहता है, तो कितने एंगल पे बैंक है वो आ रहा हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग है, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला। अब गाइस यहाँ देखो, ये चीजें याद रखो, अगर मिनिमम स्पीड आया तो ये देखो फॉर्मूला, ये पूरा एक्चुअल ये ऐसा है। आप देखो सेम, आपको बस एक चीज अलग दिखाई देगा, मिनिमम में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये फॉर्मूला आपने वी मैक्स फाइंड किया है। आपको जनरली आपने सबसे ज्यादा डेरिवेशन किया तो वी मैक्स वाला किया था ना। और कैसे है, अगर वो चाहिए तो वो भी जाके करो भाई, करवाया है सर ने, समझ में। वो ऐसा गाड़ी वाला जो फोटो दिया था, दो के बीच में कन्वर्जन, दो के बीच को बैलेंस करने के लिए बोला था, याद होगा। बट आपको अभी ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर मैक्स स्पीड फाइंड करना है, मैक्स स्पीड फाइंड करना है तो आपको दिखाई देगा ऊपर प्लस नीचे माइनस। और वो मिनिमम स्पीड कितना, कम से कम कितना रखना है, ज्यादा से ज्यादा कितना रखना है। उससे कम करेंगे तो भी गड़बड़ होगा, उससे ज्यादा करेंगे तो भी गड़बड़ होगा। तो कम से कम रखने वाला फॉर्मूला ये, ऊपर माइनस नीचे प्लस, बाकी फॉर्मूला सेम। और ज्यादा हम उससे ज्यादा करेंगे तो भी गाड़ी ज्यादा ही हो जाएगी, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओके। अब सर आपने एक चीज नहीं बताया था, इनकेस वहां फ्रिक्शन जो है नहीं है तो क्या होगा। जिस केस में फ्रिक्शन नहीं है वहां आपको पता, हमने सॉल्व किया था, ये जो म्यू होता है वो 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया, यहां 0 हो गया, तो पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो गई। यहां 0 हो गया तो बस क्या बचा, आर जी टेन थीटा। तो इसलिए जो हमारा एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन है उसके लिए फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। समझ में, वहां अगर ऐसा लिख के आता फ्रिक्शन नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला अंडर रूट आर जी टेन थीटा, दिमाग में रख लेना। समझ में कैसे है, मैंने बता दिया। और वैसे आपको पता भी होगा, ये 0 ये 0, ओके, ये 0 रहा तो ऊपर की कहानी खत्म, ऊपर बस आर जी टेन थीटा, बस ये 0 हो गया तो पूरी की पूरी कहानी खत्म हो गई, यही खत्म, पैसा हजम। अब चलो आगे चलते थोड़ा। काइनेमेटिक इक्वेशन, काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए फिर से याद दिला देना चाहता हूँ अपने दोस्तों को। ये याद है ना, ये वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है। बस v के जगह पे ये वेलोसिटी है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो यहाँ लगा दिया, ये देखो फाइनल, और ये इनिशियल है इसलिए यू नॉट लगा दिया आपके बुक के अकॉर्डिंग, ओके। प्लस एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, बाकी टी। इसी तरह से इसके 3 फॉर्मूले बने हैं। एक और बस बना के बताऊंगा आपको, बस याद हो जाने। अगर मैं नॉर्मल काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करूं तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना। अब अगर मैं एंगुलर की बात करूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह एस की जगह क्या होता है, थीटा होता है, ओमेगा ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है। बट हम यहाँ एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वाली एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा नॉट, ये टी हो गया प्लस 1/2, ए की जगह क्या हो जाएगा अल्फा, क्योंकि ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। अब तीसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बना के बताओगे। चलो 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 चलो, हाँ ये मैं थोड़ा आपको बताऊंगा क्योंकि बुक में भी इसका डायरेक्ट दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला बस यही याद रखना है, बट इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, तो मैं ये थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखो गाइस, वॉल ऑफ डेथ में आप अगर देखोगे तो मैं आपको चलो ये ऐसे बता देता हूँ। ये मान लो हमारा वॉल है जिसमें हमारी गाड़ी जा रही है। जब हमारा कार आता है, बाइक आता है, जो भी आता है, तो ये जो सरफेस पे ना, सरफेस पे जो हमारा जिस सरफेस पे वो चल रहा है उस पे mv² अप्लाई करता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करता है, तो mv²। और जब ये कार का टायर इस सरफेस के ऊपर क्या अप्लाई करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
और सामने से ये जो हमारा सरफेस है ये इसको नॉर्मल रिएक्शन देता है, इक्वल इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन देता है। तो ये हमारा जो जो हमारा कार का टायर है वो इस पे क्या दे रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सामने से जो हमारा ये सरफेस है वो क्या दे रहा है, इसको नॉर्मल रिएक्शन। हो गया। अब देखो गाइस, यहां मैं ऐसा बना लेता हूं, कहाँ, अच्छा चलो मैं ऐसा बनाता हूं, ये हमारी कार है, इसने इसको क्या दिया, इसको दिया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया दिया सामने से इसने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया। अब ये जो कार है, कार नीचे गिरना चाहिए, क्यों नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि इसका वेट डाउनवर्ड रहता है, बट वेट डाउनवर्ड रहता है, इसको अगर कोई चीज बैलेंस नहीं करेगा तो गाड़ी नीचे चली जाएगी। तो भाई एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा देखो, जितने स्पीड से आप भगाओगे, जितना स्पीड से भगा रहे हो, तो जो कार है वो इस पे जब फोर्स लगा रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जितना ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन, और जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा। और फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एन होता है। क्या होता है, म्यू एन होता है। तो मतलब कहने का मतलब, ध्यान से सुनना अच्छे से, जो टायर है उसने फोर्स अप्लाई किया, जितना फोर्स अप्लाई किया उतना नॉर्मल रिएक्शन, और जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसको बैलेंस कर देगा, हमारा ये वेट ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल का जो वेट है, इस तरह से ये जो कार है नीचे नहीं जाएगी। इनकेस कार कब गिरती है, अगर स्पीड बहुत ज्यादा कम है तो नॉर्मल रिएक्शन भी बहुत कम है, और नॉर्मल रिएक्शन बहुत कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत कम है, और फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा कम है तो वेट ज्यादा रहता है और इसलिए कार नीचे गिर जाती है। तो इसीलिए वहां देखोगे बहुत ज्यादा स्पीड से भगाया जाता है, और बहुत ज्यादा स्पीड से भगाया जाता है, इसलिए जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होता है, जो सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन रिलीज कर रहा है वो बहुत ज्यादा रिलीज करता है, और नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा रिलीज करता है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है तो किसको बैलेंस कर लेता है, वेट, किसके वेट को, व्हीकल के वेट को। समझ में, ये सभी कॉन्सेप्ट है। ओके, अगर मैं इसको करके थोड़ा सॉल्व करना चाहूं तो देखो कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसको बैलेंस करता है, हमारा mg को बैलेंस करता है। अब नॉर n के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, n के जगह पे ये रख सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू mg। अब दोनों साइड से mm क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये देखो क्या बना हमारा फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो r डिवाइड में था, इक्वल के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर था ये नीचे आ जाएगा। ओके, अगर इसको और मैं सॉल्व करना चाहूँ तो अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू, ये देखो आपको लिख के दिया है। मतलब कहने का मतलब जब इतना रहेगा, इस तरह का रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, मिनिमम जो वेलोसिटी है इस वाई सी रहनी चाहिए। अगर इतना है तो हमारा जो व्हीकल है वो गिरेगा नहीं। मैंने बताया ना, जितना ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, और जितना अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स उतनी गाड़ी नीचे नहीं आएगी, वो वेट को संभाल लेगी। बट अगर नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ, स्पीड कम हुआ, तो नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ, और नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो समझ लो फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ, और फ्रिक्शनल फोर्स कम हुआ तो वेट को हैंडल नहीं कर पाएगी, और कार या बाइक डायरेक्ट नीचे चली जाएगी। अब इतना इसमें समझना नहीं है, वॉल ऑफ डेथ के लिए फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो गाइस, कॉनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन तो जनरली आपको पता है, डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। अगर किसी को देखना है तो मेरा वीडियो जाके देख सकता है, बट आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए टी कॉस थीटा, जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, टेंशन है उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा। टी साइन थीटा क्या देता है, बॉब को सर्कुलर मोशन देता है, इसलिए टी साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर था, आपको याद होगा, मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी कर सकते हैं, या एम आर ओमेगा स्क्वायर था। और टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करता है, एम जी। इस तरह से सॉल्व करके हमने उसके अंदर लीनियर वेलोसिटी फाइंड किया था कोनिकल पेंडुलम का, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड किया था, और टाइम पीरियड भी फाइंड किया था। ये देखो डिफरेंट चीजें, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और एल कॉस थीटा, अगर मुझे स्ट्रिंग का हाइट फाइंड करना है तो वहां एल कॉस थीटा के जगह पे एच भी रख सकते हो, कि एच इक्वल टू एल कॉस थीटा होता है। तो ये डिफरेंट है। और इसके साथ ही मैं आप सभी से दो चीज और पूछूंगा, ओमेगा की वैल्यू भी लिख के बताओ मुझे, ओमेगा कितना होगा, समझ में, चलो लिख के बताओ। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वाला अभी तक ऐसा ऐसा चल रहा था, ऐसा ऐसा, अब ये वर्टिकल सर्कुलर ऐसा वैसा ऐसा वाला चलेगा। तो ये भी हमने किया था, इससे रिलेटेड भी हमने किया था। अगर मैं इसका फोटो दिया होगा जरूर, दिया तो है यार, ये देखो ये वाला। अब गाइस, टॉप पे क्या वेलोसिटी होगा, टॉप पे क्या होगा, बॉटम पे क्या होगा, और जो मिड पॉइंट पे है उस पे क्या होगा, ये आपको तीनों वेलोसिटी याद होना चाहिए।
और आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। टेंशन देखो हाईएस्ट पॉइंट अंडर रूट आर जी होता है, फिर इसके बाद हम लोएस्ट पॉइंट पे बोलेंगे तो अंडर रूट 5 आर जी होता है, मिडल पॉइंट पर अंडर रूट 3 आर जी होता है। और गाइस इसके साथ ही दो चीजें और याद रखना है कि ये, हाँ चलो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी यहाँ मैं आपको करके दिखाना चाहूँ, चलो ये देखो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट अगर ये आता है, ये कैसे आया टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, बहुत सिंपल सा ये डायग्राम आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर आप देखोगे बी पॉइंट की, अगर मैं बात करूं बी पॉइंट की बात करूं, यहाँ का टेंशन अपने को फाइंड करना है, टेंशन से रिलेटेड फॉर्मूला फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं। आपको पता है कि टेंशन और वेट दोनों एक ही साइड है, टेंशन एट पॉइंट बी और वेट दोनों का दोनों एक ही साइड है, और ये दोनों मिलके टेंशन भी नीचे साइड है, वेट भी नीचे साइड है, और दोनों मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें टेंशन एट पॉइंट बी फाइंड करना है ना, बस उसको उस साइड ले लो, टी ओ बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। ये देख लो समझ में आया। अब देखो अगर मैं ए की बात करूं, ए वाले पॉइंट की बात करूं, यहाँ का अगर ए पॉइंट का टेंशन अपने को बोला है, जनरली अपने को दो ही टेंशन के बारे में बोला है, टॉप और बॉटम। अगर मुझे बॉटम वाले पार्ट की बात करें तो आप देखोगे यहाँ वेट नीचे के साइड होता है, डाउनवर्ड साइड होता है, टेंशन ऊपर के साइड होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में होता है। टेंशन मतलब ए पॉइंट चलो मैंने इसको दिया है, और वेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रह के सेंट्रीपिटल फोर्स देते हैं, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो गोल 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 चक्कर काटता है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है। तो अब मुझे तो टेंशन एट पॉइंट ए फाइंड करना है, बस इसको उस साइड ले लो, हो गया। ये देखो तो ये आप एक झटके में कर सकते हो। हाँ गाइस कभी कभार आपको इससे रिलेटेड आता है, बस याद होना चाहिए 1 मार्क्स का ही है तो भाई बहुत बोलो इतना भी डिफिकल्ट नहीं, बस आपको हर कन्वर्जन याद होना चाहिए। लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस आता है जो आपको याद होना चाहिए, 6 mg होता है, ये हमने निकाला भी है, अगर चाहिए तो आप जाके मेरा डिटेल में देख सकते हो। अब रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका फॉर्मूला आपको पता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी देखो हमने काइनेटिक एनर्जी टॉर्क का भी निकाला था। अब काइनेटिक एनर्जी जनरली अगर काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, हाँ बोला नहीं क्या, वाइफ ने तो नहीं बोला, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर जनरली काइनेटिक एनर्जी का ये था। पर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं तो m को कौन रिप्लेस कर देगा, m को रिप्लेस कर देगा I मोमेंटम इनर्शिया, और v ये हमारा लीनियर वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी को कौन रिप्लेस कर देगा, हमारा एंगुलर वेलोसिटी। हो गया फॉर्मूला, देखो ये हो गया हमारा रोटेशनल, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन, मतलब जो जनरली जो फॉर्मूला आप 9 पे यूज करते थे। और देखो जब कोई चीज रोल्ड होता है, जब कोई चीजें रोल्ड होता है तो आगे भी बढ़ता है प्लस ऐसे गोल 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 घूमता है। तो जब आगे बढ़ रहा है मतलब उसमें ट्रांसलेशन मोशन है, और गोल गोल घूम रहा है मतलब रोटेशनल मोशन है। तो आपको दोनों फॉर्मूले रोटेशनल के लिए बस मैंने क्या बोला, एम की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, और ट्रांसलेशन मतलब आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है याद रखो, तो उसके लिए 1/2 mv स्क्वायर। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे इससे रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन मिल जाएगा। दोनों को प्लस करना है, देखो ये देखो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर 1/2 mv स्क्वायर, देखो, और दोनों में से 1/2 मैंने कॉमन निकाले। चलो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, देखो दोनों में से 1/2 कॉमन निकाला, क्या बचा हमारा यहाँ, अगर यहाँ ये लिखा तो मैं भी चलो यही लिख देता हूँ, mv स्क्वायर बचा और साथ में प्लस आई ओमेगा स्क्वायर बचा। हाँ यहाँ एक चीज और हम कन्वर्जन कर सकते हैं जो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ शायद लिखना भूल गया, पर क्यों नहीं जा रहा, हाँ ये देखो क्या हम कर सकते हैं। यहाँ एक और इससे रिलेटेड आता है एग्जाम में। अब मैं अगर एम वी स्क्वायर मैंने बाहर निकाला है, इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एम वी स्क्वायर बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। कैसे एम वी स्क्वायर बचा, पता है भाई इधर एम वी स्क्वायर नहीं था क्योंकि मैंने दोनों साइड से एम वी स्क्वायर कॉमन निकाला, इधर से भी निकाला, इधर से था नहीं ना, तो इधर से जब नहीं रहता तो ऊपर और नीचे एम वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर से दोनों साइड से बाहर निकल गया और नीचे क्या बचा हमारा एम वी स्क्वायर। ये कैसे, चलो मैं इसको थोड़ा ऐसे करके दिखाता हूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे
इसको लेके कंफ्यूज हो गए होंगे। चलो मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ, आपके लेवल का कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ। जैसे अब मुझे मान लो यहाँ एम बी स्क्वायर दोनों में से निकालना है, दोनों में से निकालना है। अब बोलोगे सर इस साइड किधर है, तो भाई नहीं है ना, तो हमें उधर खुद से लिखना पड़ता है। कैसे, ये देखो ऐसा, ऐसा यहाँ लिखा मैंने एम बी स्क्वायर। अब मैंने खुद से लिखा है तो मुझे नीचे भी लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, मेरा नहीं चलता है, समझ में है कि नहीं, मेरा राज नहीं है, मुझे जो मर्जी करे। तो ये देखो, क्योंकि मुझे दोनों में से एम बी स्क्वायर निकालना है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इस साइड तो था नहीं, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे एम बी स्क्वायर से क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब निकल सकता है आराम से। अब देखो क्या आ जाएगा, 1/2 एम बी स्क्वायर इधर से आया, बुक में डायरेक्ट लिखा है 1 प्लस यहाँ क्या बचा आई ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, यहाँ से तो निकल गया, ऊपर से निकल गया, नीचे बचा एम बी स्क्वायर, हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो फॉर्मूले का कन्वर्जन अगर आपको याद है ना भाई, मजा कर सकते हो। देखो कैसे और क्या कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग, ये देखो ये 1/2 एम बी स्क्वायर, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ, क्या कन्वर्जन कर सकते हैं देखो, 1 प्लस यहाँ क्या था, आई ओमेगा है ना, आई ओमेगा है। अब अगर आपको याद होगा तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम होता है कि नहीं होता, होता है सर। अगर स्क्वायर रूट को मैं इस साइड ले लूँ तो ये के स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। ये देखो ये सभी आपको याद होना चाहिए, के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आई अपॉन एम बचेगा। अब एम इसके साथ मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर एम इक्वल टू आई, ये हो गया। मतलब कि आई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इस आई के जगह पे, इस आई के जगह पे, इस आई के जगह पे मैं लिख सकता हूँ के स्क्वायर एम। तो मैं यहां लिख देता हूं के स्क्वायर एम, के स्क्वायर एम लिख दिया। ओके, फिर इस ओमेगा के जगह पे, ओमेगा की जगह पे सर अभी सर ने बताया था, अभी सर ने बताया था, क्या बताया था सर, अभी सर ने बताया था, तो ओमेगा ओमेगा नीचे भी ओमेगा है ना, ये देखो नीचे भी, नीचे वी है, तो रुके रहो, हम उसको चेंज करते हैं। आई की जगह पे मैंने रख दिया, ये देखो आई मैंने कैसे निकाला, रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर एम, ओमेगा स्क्वायर मैं ऐसे ही रखता हूं अपॉन एम, वी को मैं चेंज कर सकता हूँ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्या है, कैंसिल कैंसिल, क्या कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एम एम कैंसिल, क्या बचा 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मतलब बताना मुझे ये है कि अगर इनकेस आपको काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग मोशन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए आता है, और आपको क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ आपको आपको क्या दिया, और रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, के की वैल्यू दी है, के की वैल्यू दी है, तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए भाई ये वाला फॉर्मूला था। बट गाइस इतना सारा फॉर्मूला थोड़ी याद रखोगे, आप एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, उससे आपका दिमाग में फटाफट फटाफट कन्वर्जन होगा। बट मैं बता रहा हूँ, पता है भाई मैं हर टाइप का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेता हूँ। बट गाइस आपको हर चीज करने आना चाहिए, क्योंकि सीईटी का एग्जाम दे रहे हो। मैंने अभी तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि हम इससे एक रेडियस ऑफ गायरेशन का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ये देखो मैंने बना दिया 1/2 एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके क्लियर, तो ये तो आपको मिल जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस का ये आपको पता है कि अगर एक सरफेस ऐसा और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ऐसा है, तो आपको ये परपेंडिकुलर एक्सिस वाला पैरेलल, ओके, दोनों सरफेस दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस वाला। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला गाइस, ये देखो एक चीज बात, ये आपको बाहर करना पड़ेगा, ये इतना अपने पास टाइम नहीं रहेगा। देखो अगर आपको लिखा हुआ है कोई एक्सिस पास हो रहा है सेंटर, सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से पास होते समय देखो ये जो भी ये सरफेस दिया हुआ है, ये जो एक्सिस पास हो रहा है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। बट ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है। अगर मैं थोड़ा नीचे और आता हूं, ये देखो, ये देखो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये देखो रॉड का ml स्क्वायर अपॉन 12, ml स्क्वायर अपॉन 12, इसका हमने निकाला भी था। बट अगर यही एक्सिस परपेंडिकुलर है पर एंड पे है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ml स्क्वायर अपॉन 3। ओके, ये बहुत सारा है, आप चाहिए तो पर मैं बोलूंगा ये सभी, इतना जितना मैंने दिया हुआ इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आने वाला। ये देखो रिंग का दिया हुआ है, अगर देखो एंड पे है तो क्या रहेगा, ये देखो सब एकदम एकदम भारी भारी। ये डिस्क का भी हमने दिया हुआ है, ये देखो सेंटर पे से पास हो रहा है, देन इसके बाद ये देखो सेंटर पे, ये देखो पूरा। तो ये आपको बाहर करना है, ये बाहर करना है, और बस इतना ही करना है, और आपका पूरा रोटेशनल डायनामिक के पूरे कंप्लीट चीजें हो जाएगी।
इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला, समझ में आया। और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू करेंगे तो आप फटाफट फटाफट सब चीजें कर लोगे। पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इस पहले क्वेश्चन में मैं आपको एक मतलब मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। मैं प्रॉमिस ये चाहता हूं कि जहां मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करना, फटाक से ये क्वेश्चन के लिए वीडियो को पॉज कर रहा है और एक बार खुद से ट्राई करना। मैं तो ये सॉल्व करके देने वाला हूं, बट ये सही तरीका नहीं है गाइस। अगर आप मेरे सॉल्व करने के बाद चीजों को समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं सीटी में फंसने वाले हो, समझ में आ रहा है। देखो मैं सॉल्व करवाऊंगा तो 101% आपको समझेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं समझेगा। बट मैं चाहता हूं कि मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा ये क्वेश्चन के लिए, बाकी के लिए तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। बट ये क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना, जहां मैं बोलूंगा पॉज करने के बाद आपको ट्राई करना है और पूरी ईमानदारी के साथ आपको तुरंत कमेंट में लिख देना है कि सर मेरा आंसर सही आया था कि गलत आया था। जो सही होगा वो लिख देना, अपन देख लेंगे। वैसे तो मैं आंसर बताऊंगा, बट जो सही होगा सच के साथ, क्योंकि देखो आप भाई सीईटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एक सही तरीके को भी आपको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने 4 एमसीक्यू करवा दिया, 5 एमसीक्यू करवा दिया, पीवाईक्यू करवा दिया, इससे आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जब आप खुद से ट्राई कर पा रहे, खुद से सोच पा रहे, खुद से समझ पा रहे हो तो क्या करोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। तो यही मुझे आपके अंदर चेंज करना है, यही मुझे चेंज करना है। ये बात मैंने बोला कि हम हमेशा लॉयल्टी की बातें करते हैं और हमेशा सच्चाई पे चलते हैं। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो, प्लीज रिक्वेस्ट है भाई। तो चलो मैं जब पॉज करने को बोलूंगा तो उस समय कर देना। देखो इस क्वेश्चन पहले क्या दिया हुआ अपने को रीड करना है। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग टू सर्कुलर डिस्क, मतलब कहने का मतलब दो का रेडियस ऑफ गायरेशन है, ऊपर है हमारा रिंग और नीचे हमारा सर्कुलर डिस्क, लिख दिया। इसके बाद गाइस आगे क्या लिखा हुआ है, ऑफ सेम रेडियाई एंड मास, मतलब दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का रेडियस और मास सेम है। तो मैं क्या करता हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए, आपके मुंह पे हर फॉर्मूले होने चाहिए। आई अपॉन एम, के इक्वल टू आई अपॉन एम, ये फॉर्मूला होता है। मैं बार बार बताऊंगा नहीं गाइस, आपको याद होना चाहिए आई अपॉन एम। वैसे तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, अब यहां भी मैं लिख देता हूं। अब ये भी रेडियस ऑफ गायरेशन है, बट ये किसका है, सर्कुलर डिस्क का। अब मैं ऊपर वाले को 1 1 दे देता हूं, नीचे वाले को 2 2 दे देता हूं। बट गाइस यहां एक चीज लिखा हुआ है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग टू सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम रेडियाई एंड मास, दोनों का मास और रेडियस सेम है। तो रेडियस तो अभी आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट मास दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो दोनों का मास सेम है, तो दोनों क्या हो गया, कैंसल। अब क्या बचा, यहां मैंने 2 लिखा हुआ है, ये 1, K1 अपॉन K2। ओके, ऊपर क्या बचा हमारा I1 और नीचे बचा हमारा I2। अब गाइस देखो ये I क्या है, ये है I, मतलब आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऊपर वाला किसका था, रिंग का था, और नीचे वाला किसका, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सर्कुलर डिस्क का। बट गाइस आगे ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिंग टू सर्कुलर डिस्क ऑफ सेम रेडियाई एंड मास अबाउ द टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन इज। मैंने आपको इससे पहले जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने एक शीट बोला था कि वो शीट को आपको लर्न करना है कि परपेंडिकुलर पे क्या होगा, पैरेलल पे क्या होगा, अगर सेंटर से पास हो रहा है, वो पूरा का पूरा लर्न करना है, पूरा का पूरा। अब वीडियो को क्या करना है, यहां पॉज करना है। पॉज करने के बाद आपको जाके सबसे पहले रिंग का ये एक एंड पे से, मतलब ये जो हमारा रिंग है इसके टेंजेंट पे से ये जो एक्सिस पास हो रहा है, उस टाइम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा। फिर एक और आपको देखना है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, नहीं याद है तो एक बार जाके देख लो जो पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है। दूसरा हमें ये दिया कि डिस्क के टेंजेंट पे से जब ये एक्सिस पास हो रहा है, रिंग आप सभी को पता है, इसको रिंग बोलते हैं जो हम अपने हाथों में पहन सकते हैं, और डिस्क पूरी तरह से बंद होता है। तो इसके टेंजेंट पे से जो एक्सिस पास हो रहा है, इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये दोनों मैंने लिखवाया हुआ है। ओके, टेंजेंट पे से ध्यान से देखो, टेंजेंशियल एक्सिस, ओके, टेंजेंट पे से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होगा और डिस्क का कितना होगा, ये याद होना चाहिए। और इस चैप्टर में भाई सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाला टॉपिक, सबसे ज्यादा जरूरी है, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बहुत ज्यादा जरूरी। इतना हमारे 12th में नहीं था, बट ये बोर्ड में, ये हमारे सीईटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब पॉज कर दिया आपने, अब चलो फटाक से आंसर मुझे बता दो। अब तक आपने पॉज करके आंसर आप वापस आ गए हो, मैं तो नहीं रुक सकता। अब देखो आपने जहां देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, 2mr² होता है, जो टेंजेंट पे से पास हो रहा था। ओके, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क 3/2mr² होता है। ओके, ये हमारा रिंग, ये हमारा डिस्क। अब मैं यहां भर देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पता है ओनली 10 से 15 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको सब याद है तो। अब देखो मैं यहां डायरेक्ट लिखूंगा
I1 कितना है, मतलब I1 किसको हमने लिया, रिंग को लिया हुआ है, तो ये है 2 mr², इसको 1 1 1 1 ले लेता हूं मैं। देन इसका I2 किसको लिया था हमने, डिस्क को लिया था, 3/2 कितना है m2r2²। बट गाइस अभी हमने देखा कि दोनों रिंग और डिस्क का मास क्या है, सेम है। मास अगर सेम है तो दोनों कैंसिल, ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और रेडियाई भी सेम है, देखो रेडियस और मास दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अगर आप देखोगे तो ऊपर बचा ये 4 ऊपर चला जाएगा, ओके, डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और नीचे बचेगा 3। और अगर देखो 4 का स्क्वायर रूट होता है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और ये क्या बचेगा नीचे 2/√3, 2/√3 हो सकता है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको नीचे ले लूँ इससे आप लोग को दिखे। दिखेगा, ओके हो गया। तो आप देखो इसके अंदर ऑप्शन है क्या, 2/√3, ये देखो ये है डी, हो गया। तो भाई फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो गाइस अब बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। अगर आगे वाला क्वेश्चन हम रीड करते हैं तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है, मैं फटाक से बताता हूं कि एक सॉलिड स्फीयर है जो एक इंक्लाइन सरफेस पे रोल्ड हो रहा है, मतलब रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब जब रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आगे अपने को क्या बोला है कि हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है। मतलब कहने का मतलब अगर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का अपने को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। अब गाइज आप सभी को ये चीज पता होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन सरफेस पे नीचे से रोल्ड होते गोल गोल घूम के गिरता है, देखो जब गोल गोल घूम के गिरता है तो वो आगे भी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी यूज होता है जिसको हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और साथ में आगे आगे बढ़ने के साथ, जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं, ये देखो आगे, अगर मैं ऐसा दिखाऊं, ये देखो ये आगे भी बढ़ रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है, ये आगे भी बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, और साथ में गोल गोल घूम भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, गोल गोल घूम भी रहा है। तो आगे जो बढ़ रहा है तो इसके अंदर ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है, जो गोल गोल घूम रहा है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, उसके अंदर हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो जब हम ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल दोनों एनर्जी को प्लस करेंगे तो उसको बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से क्या करना है, डिवाइड करना है, और डिवाइड करके जो निकलेगा उसी का रेशियो अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक एक करके एक वैल्यू निकालते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो गाइस यहां लिखता हूं मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर आप सभी को देखो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 mv², यही होता है ना, 1/2 mv²। पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जगह पे क्या हो जाएगा, m को रिप्लेस करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v ये लीनियर वेलोसिटी है, बट यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा² हो जाएगा। बस इतना सही काम है गाइस। अब यहाँ ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कौन सी बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है ना, तो सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है, 2/5 mr²। याद रखो गाइस, इसलिए बोल रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफरेंट बॉडीज का दिया वो याद करना बहुत जरूरी है, 2/5 mr² इंटू ओमेगा²। अब अगर मैं इसको और सॉल्व करूं, ये दिख रहा है कलर, हाँ दिख रहा है, देखो 2 यहां से कैंसिल, 1/5 बचा यहाँ। अब देखो mr² ओमेगा², देखो हमने ऐसा पढ़ा था ना, v = r ओमेगा, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूले सब याद रखना चाहिए, v = r ओमेगा। तो देखो यहाँ r ओमेगा दिया हुआ है, r ओमेगा की वैल्यू क्या होती है v, और ये स्क्वायर, इसलिए यहाँ भी क्या हो गया स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपनी क्या आ गई, पहला ये देखो 1/5 mv²। देखो गाइस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये कोई क्वेश्चन मैंने अपने से उठा के लाया नहीं हूं, समझ में, मैं अपने से कोई उठा के नहीं लाया, ये सब PYQ आया हुआ है। बट सॉल्व करते करते ना आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो एक्सप्लेन करना है, नहीं तो भाई ये बता रहा हूँ ये क्वेश्चन ना ज्यादा 10 से 15 सेकंड का फट 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 फट, अगर आपको आता है 10 से 15 सेकंड तो ज्यादा हो गया, बोल रहा हूँ कि कम से कम 40 से 50 सेकंड के अंदर, 40 से 50 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर ही आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, आराम से। तो चलो अब दूसरा, हमने देखो ये वाला पार्ट निकाल लिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट निकाल लिया, बट हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी का पार्ट निकालना है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब बॉडी, जब कोई बॉडी इंक्लाइन सरफेस से गिर रही है तो वहां दो एनर्जी काम करती है, एक ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशनल, ट्रांसलेशन और रोटेशनल। तो यहां मैं लिखूंगा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आगे ऐसे गोल गोल घूम के भी रोटेट हो रहा है,
अब ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी मतलब वही अपना जो नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है लीनियर वाला 1/2 mv² ये लिख दिया, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है देखो मैंने यहां से निकाला हुआ है 1/5 mv², ये देखो। अब ये नीचे का अलग है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया 2 को यहाँ किया तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10 हो जाएगा। भाई थोड़ा इसको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, समझ में आया? फिर भी मैं बहुत ज्यादा स्लो कर रहा हूँ। 5 1 5 2 1 2 तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, 5 2 10 और ये mv² हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये अपने को मिल गया, ये हो गया सेकेंड। अब गाइस अपने को जो रेशियो फाइंड करना है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो चलो रेशियो फाइंड कर देते हैं। तो रेशियो किसका किसका है? सबसे ऊपर टोटल बंद करके टोटल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ओके लिख दो। अब दोनों का रेशियो देखो, ऊपर टोटल को रखना है 7/10 mv² और नीचे किसको रखना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को, रोटेशनल सॉरी टोटल। इतना सब लिखना नहीं है आपको, ये सब फटाफट करना है, मुझे तो आपको समझाना है। 1/5 mv², 100 की सीधी बात, ये दोनों कैंसिल हो गए mv² और हमारा क्या बचा, नंबर बचा है, क्या बचा है 7/10, ये दिख रहा है 7/10 ऊपर बचा, और ये नीचे वाला जब डिवाइड में इधर आएगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 5 1 5 5 2 10 तो कितना बचा, ऊपर 7 बचा है और नीचे कितना बचा 2 बचा है, हो गया 7/2। तो 7/2 की तरह ये, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और भाई एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो फटक से। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा करते हैं हम, दिख रहा होगा ऐसे, दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। सो गाइस क्या लिखा हुआ है, 2 डिशेस हैव अ सेम मास, मतलब 2 डिश है और दोनों डिश का मास सेम है और थिकनेस भी सेम है। 2 डिश हैव अ सेम मास एंड थिकनेस, देयर मटेरियल आर डेंसिटी d1 एंड d2। उस मटेरियल की जो डेंसिटी दी हुई है d1 एंड d2 दी हुई है। The ratio of their moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane। ओके मतलब आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस है वो सेंटर पे से पास हो रहा है डिस्क का, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो होता है mr²/2। जब डिस्क के सेंटर पे से वो एक्सिस पास हो रहा है तो mr²/2 होता है, समझ में? और वो एक्सिस डिस्क के परपेंडिकुलर हो, तो इसका मैंने बोला ये सब लर्न करके रखना है। और ये रोटेशनल डायनामिक के अंदर इससे रिलेटेड, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सभी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग फटाफट देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें लिखा हुआ है 2 डिस्क हैव सेम मास एंड थिकनेस, देयर मटेरियल of density d1 and d2, the ratio of their moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane। देखो गाइस इसके अंदर जो डेंसिटी आया ना, तो अपने को देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में तो कोई डेंसिटी जैसा कुछ होता नहीं है, तो अपने को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि देखो डेंसिटी, अब यहाँ डेंसिटी डी लिया तो मैं भी डी ही लूंगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हमें लिखा हुआ है कि दोनों डिस्क का जो डेंसिटी है वो सेम है, मतलब कहने का मतलब d1 इक्वल टू d2 सेम है। सिंपल सी बात है, दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम है। अब डेंसिटी अगर सेम है, डेंसिटी दोनों का सेम है, अब यहां ध्यान दो डेंसिटी भी सेम है और नहीं डेंसिटी सेम नहीं है, सॉरी दोनों की डेंसिटी अलग है, एक का d1 है एक का d2 है। क्या सेम है, मास सेम है। मास मतलब पहले वाले का मास और दूसरे वाले का मास दोनों का सेम है। अब मास सेम है मतलब कि हम इस फॉर्मूले का यूज करके मास निकाल सकते हैं। मतलब ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ओके डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये मैंने इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लिखा हुआ है कि दोनों डिस्क का मास सेम है, तो मास के जगह पे ये फॉर्मूले का यूज करके मैंने मास की वैल्यू रख दी, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखो गाइस, अब ये वॉल्यूम है, डिस्क का वॉल्यूम किस तरह से निकाल सकते हैं, जब हम एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे मिलता है वॉल्यूम। ये ऑलरेडी हमने अपना रेगुलर लेक्चर में भी सीखा हुआ है। देन गाइस, देन अब एरिया ऑफ डिस्क, ओके वो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, πr², ओके πr² 1 लिखा तो मैं इस पे भी 1 लिख देता हूं। ये देखो एरिया ऑफ डिस्क मतलब एरिया ऑफ सर्कल वही πr² इंटू t1, अब d2, फिर a2 क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल वही सेम
बस यहाँ लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ सेकंड वाले का मैंने 2 ले लिया इंटू T2। अब देखो गाइस जो जो चीजें सेम है वो सभी कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूं जो सीटी एग्जाम में आता है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। राहुल सर एक मिनट देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करवा रहे हैं जो बच्चे कुछ भी ऐसे उठा के नहीं, पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट बताने के बाद ये चीजें करवा रहे हैं हम लोग। लाइक कर दो यार वीडियो को फिर। आप देखो गाइस पाए पाए दोनों साइड से कैंसल। मैं देखना चाहूंगा कितने लोग यहाँ तक वीडियो देखे उनको पता चलेगा। इवन गाइस क्या लिखा हुआ है, सेम मास और थिकनेस, थिकनेस भी सेम है, थिकनेस को हमने T1 लिया हुआ है। ओके तो यहाँ थिकनेस T1 कैंसल। और कुछ सेम है क्या? नहीं, कुछ सेम नहीं है। अब देखो यहाँ, अब मैं क्या करता हूँ, R1 और R2 को एक जगह ले लेता हूँ और दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। और यहाँ D2 है, दोनों डेंसिटी को एक साइड ले लेता हूँ D2 और ये इस साइड आएगा तो D1 हो जाएगा। ये देखो, बट सर अपने को तो क्या निकालना था, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था ना दोनों डिस्क का। सर तो आपने क्या निकाला है? अरे रुके रहो ना यार, निकालता हूं सबसे फिर। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, I1/I2 यही होता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता है, mr²/2 यही होता है। और नीचे भी mr²/2। ये सब आप बहुत फटाफट कर सकते हो, बस थोड़ा आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब देखो दोनों का मास सेम था तो मास कैंसिल हो गया, साथ में ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर वाले को मैंने 1 दिया था और नीचे वाले को मैंने 2 दिया था, तो मैं वैसा ही लिख देता हूँ I1/I2 इक्वल टू R1² अब अगर आप देखोगे R1² क्योंकि ये पूरे इसमें R1 R2 के फॉर्म में थोड़ी दिया हुआ है, इसमें डेंसिटी के फॉर्म में आपने को ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर R1² की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये D2/D1 रख सकता हूँ। तो देखो D2/D1 कहाँ दिया हुआ है, D2/D1 ये दिया, तो ये हो गया हमारा B। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जो चीजें मैंने बताई उसको फॉलो करो। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है देखो गाइस, सिंपल सी बात है, आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन K ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ मास M एंड रेडियस R अबाउट एन एक्सिस XY इज इक्वल टू R। अगर मैं पूरे इसमें चीजें बताऊं तो आपको ये समझने वाली चीज है, द रेडियस ऑफ गायरेशन K ऑफ हॉलो स्फीयर वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है। मतलब कहने का मतलब, अब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, I इक्वल टू M² होता है। ओके जैसे आपको याद है ना भाई, K इक्वल टू √I/M होता है। तो स्क्वायर रूट इस साइड गया तो K² हो गया, ये M आया तो इक्वल टू I इक्वल टू M²। अब तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए ना, तो ये होता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ गायरेशन किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मैं कैसे रख सकता हूँ पता है, ये देखो K के जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, K के जगह पे M, K के जगह पे मैं R² रख सकता हूँ। ओके तो ये समझ में आया। ये मैं के देखो लिखा द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू R, तो के जगह मैंने क्या रख दिया, R² रख दिया। अब अपने को क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ दैट एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज h, द वैल्यू ऑफ h इज, अपने को इसमें से वैल्यू ऑफ h फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, मान लो एक होलो स्फीयर दिया हुआ है, ये हमारा सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है। ओके दूसरा एक और एक्सिस पास हो रहा है, ओके उससे इसका डिस्टेंस कितना है, h है। और ये मुझे ये h फाइंड करना है, मुझे ये वाला क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है। और इस एक्सिस का नाम xy दिया हुआ है, वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हमारा सेंटर वाला एक्सिस और एक और एक्सिस है जिससे डिस्टेंस कितना h है, तो मुझे ये h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज ये दिखाई देगा दोनों एक दूसरे के कैसे पैरेलल है ना, पैरेलल है, क्या है पैरेलल। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था आपको याद होगा, सेंटर से पास होने वाला, और हमारा था ये हमारा mh²। ओके अब देखो गाइस यही था हमारा फॉर्मूला पैरेलल वाला। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई भी एक्सिस सेंटर पे से पास हो रही है हॉलो स्फीयर का, तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, 2/3 mr², यही था प्लस। ओके अब ये देखो क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, इसका स्क्वायर, तो हमने ये h लिखा हुआ है यहाँ, ये लिखा है। अब बस हमें सॉल्व करना है डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, ये इस साइड आ जाएगा mr², ये इस साइड आया तो 2/3 mr² इक्वल टू mh²।
अब देखो गाइस, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1/3 mr² इक्वल टू mh²। अब दोनों साइड से mm क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या करूंगा, ये देखो क्या बचा है, 1/3 r² इक्वल h²। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड से अगर मैं ये स्क्वायर मुझे निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब मैं निकाल रहा हूं। निकालने के बाद मेरा ये फाइनल आंसर क्या आएगा, h इक्वल टू r, ये स्क्वायर तो निकल गया, बट जहां स्क्वायर नहीं है वहां स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा r/√3। तो ये कौन सा आंसर है, देखो r/√3 है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, इतना बड़ा दिया हुआ है बट चीजें बहुत आसान होती, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो गाइस, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा मैं बताता हूं कि एक रेलवे ट्रैक को बैंक किया गया है, इनर के कंपैरिजन में आउटर एज को थोड़ा उठाया गया है, और कि आउटर रेल को कितने हाइट से उठाया हुआ है, एच से। तो इनर के कंपैरिजन में जो आउटर वाले पार्ट को उठाया हुआ है, बैंक किया हुआ है, एच हाइट से बैंक किया गया है। तो और ये दोनों इनर और आउटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी लिया गया है, और अपने को क्या पूछा हुआ है, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रैक इज, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर अपने को फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये इनर है, ये आउटर है, आउटर वाला पार्ट एच हाइट से राइज किया गया, उठाया गया है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो दोनों के बीच में एक एंगल बन जाता है, जिसको आपको पता है ये है हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग वाला इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, और एंगल ऑफ बैंकिंग वाला फॉर्मूला क्या था, आप सभी को पता होगा, tan थीटा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ tan थीटा अप्लाई करूं तो tan थीटा, अगर tan का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या h, एडजेसेंट क्या है d, और tan थीटा याद होगा। ओके, tan थीटा का फॉर्मूला याद होगा, जो हमने एंगल ऑफ बैंकिंग में पढ़ा था, v² अपॉन rg इक्वल टू h अपॉन d। अरे मेरे दोस्त, अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को r की वैल्यू फाइंड करनी है ना, बस। अब उल्टा सुल्टा करो, आपका आ जाएगा। उल्टा सुल्टा करो मतलब ये देखो, अगर मैं g को ऊपर लेके जाऊं और v को नीचे लेके आऊं, तो नहीं, r ऊपर लेके जाओ और इसको इस साइड लेके आओ, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मुझे r फाइंड करना है ना। क्या फाइंड कर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब r फाइंड करना है। तो कैसे r फाइंड करूंगा, चलो, ये r मुझे फाइंड करना, तो r को ऊपर लेके चला गया मैं, और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो v²। ओके, v² के साथ ये d आ जाएगा, और ये h नीचे आ जाएगा। h किसके साथ आएगा, g के साथ। तो देखो d v² कहीं दिया हुआ है क्या, सबमिट टू दिया हुआ है, d v² और h g, मतलब a, ये वाला हमारे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बस समझने की देरी थी। अगर आप इसको समझ लोगे तो फटाक से काम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पर आंसर में कोई दम नहीं है भाई। टू पार्टिकल हैविंग मास m एंड m, मतलब दो पार्टिकल का मास दिया, एक का कैपिटल M दिया, एक का स्मॉल m दिया हुआ है, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद रेडियस कैपिटल एंड स्मॉल r रिस्पेक्टिवली। द टाइम पीरियड फॉर बोथ द पार्टिकल इज सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल टू द सेकंड पार्टिकल विल बी। भाई देखो, इसी से टाइम पीरियड सेम आ गया ना, तो इसी से अपने को समझ जाना चाहिए कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये बताया था मैंने। अब सिंपल सी बात है, आपने को ये थोड़ी फाइंड करना है, अपने को किसका रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी की तरह चेंज कर दो, 2 पाई अपॉन टी कर दिया। अब मैं फॉर्मूला, दोनों पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो फाइंड कर रहा है। तो पहले वाले को ω1 ले लेते हैं, दूसरे वाले को ω2 ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अपॉन T1। वैसे T1 तो बोल, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों ही कैंसिल होने वाले, फिर भी ω2 का भी सेम 2 पाई, 2 तो सेम रहता है, पाई भी सेम रहता है, तो यहाँ 1 2 लिखने मत बैठ जाना, और ये T2। और वैसे आपको बताऊं, देखो गाइस, ये भी नंबर सेम है, ये भी कैंसिल, T1 एंड T2 भी कैंसिल, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, देखो लिखा है द टाइम पीरियड फॉर बोथ द पार्टिकल इज सेम, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब सब कैंसिल हो गया। ऊपर भी 1 बचा है, ऊपर भी मेरे दोस्त 1 बचा है, और नीचे भी 1 बचा है, 1 अपॉन 1, मतलब 1:1, ये हो गया हमारा ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, ये वाला क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बाकी कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है, बस थोड़ा सा घुमाया, जिसको अपने को समझना है। इसके अंदर गाइस 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन अगर हम रीड करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इफ I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर प्लेट, प्लेट मतलब वही डिस्क,
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू टेंजेंट ऑफ प्लेट इन इट्स प्लेन। जो मैंने आप लोगों को शीट दिया था उस शीट पे मैंने बताया था कि डिस्क के अगर टेंजेंट पे से, अगर डिस्क ये हमारा दिया हुआ है उसके टेंजेंट पे से अगर एक्सिस पास हो रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है मेरे दोस्त, आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 5/4 mr²। ये होता है, ये अपने को पहला कंडीशन दिया हुआ है। एंड दूसरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सर्कुलर प्लेट, मतलब वही सेम प्लेट का, प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सिंपल सी बात है भाई, अब जो एक्सिस है वो सेंटर पे से पास हो रहा है, अगर सेंटर पे से पास हो रहा है उस कंडीशन के अंदर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये तो हमने बहुत बार देखा है, mr²/2। अब मुझे इसी को बैलेंस करके ना ये इसके अंदर के हमारे ऑप्शन को बनाना है। कैसे, सबसे पहला वाला कंडीशन मैं उठाता हूं, देखो इसके अंदर कहीं भी ना r दिखाई नहीं दे रहा है ना m दिखाई दे रहा है, यही दोनों कंडीशन को देख के ये हमारे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को निकालना है। देखो कैसे हम लोग निकालते हैं, देखो मैडम आप भी देख लो फटाक से, 5/4 mr², ये आ गया। अब मुझे इसमें से कोई ऑप्शन निकालना है तो मैं क्या करता हूं, पहले ये वाले कंडीशन को चेंज करता हूं। अब ये पहला कंडीशन जब चेंज करूंगा तो कुछ नहीं समझेगा, पर जब दूसरे कंडीशन में पुट करूंगा ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सर ने ऐसा क्यों किया था। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये वाला, ये जो इधर वाला नंबर है इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में चला जाता है। ये मैथ का रूल होता है, ये आप सभी को पता होगा। तो ये इक्वल की साइड आएगा तो 4 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया और ये आई, और इक्वल टू क्या बचा, mr²। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर आपने ये क्यों निकाला है, mr² क्यों निकाला। भाई रुके रहो, ये हमारा पहला कंडीशन है। दूसरा भी एक फॉर्मूला है ना अपने पास, क्या फॉर्मूला है, I = mr²। ये जब एक्सिस सेंटर पे से पास हो रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। अब देखो अपने पास mr² का कहीं तो हमने कुछ निकाला है, कहीं तो कुछ निकाला है, क्या निकाला है, ये देखो 4/5 I, तो 4/5 बस यहां पुट करना है, देखो आपको निकल जाएगा। देखो I = mr² की वैल्यू क्या आ गई, 4/5 I/2। ओके, अब 2 के टेबल में 4 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना हो गया हमारा, ध्यान देना एकदम अच्छे से, कितना हो गया, 2/5 I। तो इसके अंदर डू नॉट 2/5 I कहीं दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, ये I अच्छे से बना लो भाई, 2/5 I दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो 2I और 5, तो हमारा आंसर सही है 2I/5। तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं बट उसके अंदर कुछ दम नहीं रहता, हमें जो ऑप्शन दिया रहता है ऑप्शन को देख के भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो पहला ऑप्शन जो था वो कहां से पास हो रहा था, जो टेंजेंट पे से पास हो रहा था एक्सिस, एंड दूसरा था जो सेंटर पे से पास हो रहा था। तो हमने जब देखा कि दोनों को हमें बैलेंस करके ये ऑप्शन में से हमें चूज करना है, इतनी चीजों को एनालाइज करना है, ऐसे सीटी में क्वेश्चंस आते गाइस। इसीलिए आप लोगों को ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन होता बहुत सिंपल है बट हमें क्लिक करना, सभी फॉर्मूले को तुरंत समझना, पुट करना, ये फटाफट आना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई ये ऐसा क्वेश्चन है ना दिमाग पूरा घूम जाएगा, बट गाइस मैं चाहूं तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी यहाँ करवा दूं, बट भाई मजा नहीं आएगा। अगर आपको सीटी का एग्जाम देना है तो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप की प्रैक्टिस करो, इसलिए तो बोल रहा हूँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट फटाफट रख दो। स्क्वायर फ्रेम एबीसीडी इज फॉर्म्ड बाय 4 आइडेंटिकल रॉड each of mass m and length l। अच्छा लेंथ l दिया हुआ है। This frame is an xy plane such that side AB coincide with x axis and side AD along y axis। The moment of inertia of frame about x axis। इसको ध्यान से सुनना, एक हमें क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर फ्रेम बनाना है ABCD से। अब ये तो अपने को समझ गया कि स्क्वायर फ्रेम बनाना है जिसका नाम ABCD होगा, बट A कहां रखेंगे, B कहां रखेंगे, C कहां रखेंगे, D कहां रखेंगे, वो आगे दिया हुआ है। तो AB कोइंसाइड विद x एक्सिस, मतलब ये हमारा x एक्सिस होता है, आप सभी को पता है, ये हमारा होता है y एक्सिस। तो x एक्सिस ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। यहां ध्यान दोगे AB पे कौन है, AB कहां है, x एक्सिस पे, तो मैं AB वाला रॉड x एक्सिस पे रख देता हूं। चलो हमने रख दिया। अब इसके बाद आगे क्या लिया हुआ है, साइड AD अलोंग विद y एक्सिस। ओके, y एक्सिस पे हमारा कौन सा रहेगा, कौन सा रॉड रहेगा, AD हो गया। अब गाइस स्क्वायर फ्रेम बनाना है तो सिंपल सी बात है, आगे अपने को समझ में आ जाएगा कि आगे क्या बनेगा, क्योंकि स्क्वायर फ्रेम बनाना 4 आइडेंटिकल रॉड बनाना था, 2 ऑलरेडी हमें बताया था और 2 तो हम खुद से बना लेंगे। तो ये बन गया AB, यहाँ क्या हो जाएगा C। तो स्क्वायर फ्रेम पूरा बन गया और पूरे का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट
ए बी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता है। पर एक चीज याद रखो कि अगर रॉड है, रॉड के एक एंड पे से आके सेंटर पे से पास होता है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बट अगर एंड पे से अगर एक्सिस पास हो रहा है, एंड पे से अगर एक्सिस पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? अगर मैंने ये सभी को बोला है, याद करेंगे, रॉड के अगर सेंटर पे से पास हो रहा है या एंड पे से पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। चलो मैं बता देता हूं। यहां लेंथ एल लिया था, ml²/3 ये होता है। ओके, तो देखो ये हमारा रॉड, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, अगर मैं इसको 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 अगर मैं ऐसा रखूं, तो इस ये क्या होगा, उसके लिए एक एक्सिस हो जाएगा। तो एंड पे से एक्सिस पास हो रहा है, एंड पे से इस पे भी एंड पे से एक्सिस पार हो रहा है, और इस पे भी इसके एक एंड पे, इसके सेंटर पे से एक्सिस पास नहीं हो रहा है, ये दोनों रॉड के सेंटर पे से नहीं पास हो रहा है, एक एंड पे से एक्सिस पास हो रहा है। तो लास्ट एंड है उस पे से ये एक्सिस पास हो रहा है। इसीलिए ये इसके लिए और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml²/3, ये वाले पार्ट के लिए और ये वाले पार्ट के लिए। ओके, अब इसका तो 0 हो गया, इसका हमने देख लिया कि क्या रहेगा, ml²/3, ये भी ml²/3, क्योंकि ये वाला जो रॉड है, ये रॉड के एक एंड पे से जो पास हुआ है, ये एक्सिस एंड पे से पास हुआ है, इसलिए इसके यहाँ फॉर्मूला ml²/3 लेंगे, इसके लिए भी ml²/3 लेंगे। अब ये वाला अगर आप देखते हो, तो ये वाले रॉड पे से ये वाले एक्सिस का डिस्टेंस कितना है। ओके, ये वाले रॉड पे से ये जो हमारा एक्सिस दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस L डिस्टेंस है। तो इसीलिए हमारा जो CD है उसका क्या हो जाएगा, ml²। ओके, ये लेंथ है। ओके, तो ये वाले रॉड के लिए कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे, तो उसका क्या हो जाएगा, ml²। क्लियर? तो अगर मैं टोटल करूं, अगर मैं पूरे का पूरा प्लस करूं, प्लस करता हूं, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला वाला 0, दूसरा वाला ये दोनों का, इसलिए 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका और इसका, ml²/3 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा ml²। ओके, अब अगर मैं इसको करता हूं प्लस, तो ये देखो, ये तो 0 हो गया, थ्री, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5। ओके, 3 + 2 5, 5/3 ml² हो गया। और ये कहाँ दिया हुआ है, 5/3 ml², ये देखो। क्लियर? तो एकदम सिंपल सा है भाई, कुछ भी जैसा डिफिकल्ट सा कुछ भी नहीं है। क्लियर? समझा? समझा? ये मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा डिफिकल्ट सा, एकदम सिंपल सा दिया हुआ है। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसका एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ, द पार्टिकल ऑफ मास m इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r हैविंग एंगुलर मोमेंटम l, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज गिवन बाय। तो देखो गाइस, सबसे पहली बात तो सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप m⍵²r, वही है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला वही वाला है। मैंने अपने अंदर जो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो दिया हुआ है उसके अंदर मैंने करवाया है कि कब हमें ओमेगा लिखना है, कब हमें m लिखना है, कब हमें mv² वाला फॉर्मूला लिखना है, ये वाला mv²/r। यही बस यहाँ ओमेगा की जगह r ओमेगा रख दिया मैंने, ओमेगा को रिप्लेस करके r ओमेगा लिख दिया और उसी से ये फॉर्मूला बन गया। तो चकराना नहीं है ये सर, ये कहाँ से आ गया, क्यों लिखा है, उसका मतलब बताऊंगा अभी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लिख दिया। अब आगे अपने को और कुछ दिया हुआ है, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r हैविंग एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड भी हमें कुछ लिख देता हूं जिससे अपने को समझेगा। अब देखो इस एंगुलर मोमेंट, आप इसी से तो देखो ऐसे ही चीजों को समझना है फटाफट फटाफट, तो आप फटाफट क्लिक करोगे। एंगुलर मोमेंटम का भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब मेन अपने को ये फोर्स फाइंड करना है। फोर्स में ये ओमेगा दिया हुआ है और हमें ये भी दिया था, मतलब ये हमें इसलिए दिया हुआ है, आप तुरंत क्लिक कर लोगे कि इसमें हमें ये ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। ये जो हमें मेन सेंट्रीपिटल फोर्स हमें फाइंड करना है, उसके अंदर हमें ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हमें वो दिया हुआ है उसमें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है। तो हम इसको कैसे चेंज कर देंगे, ओमेगा इक्वल टू L/I। ओके, सिंपल सा। अब यहां मैं लिखता हूं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू m⍵²r m, और ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है, L/I, L/I, चलो L/I², क्योंकि ये स्क्वायर है तो L/I² हो गया इंटू r। अब और थोड़ा ध्यान दोगे तो गाइस, क्योंकि अभी इसके जैसा तो कुछ दिया नहीं है, mr दिया हुआ है, अपने को ऑप्शन को भी देख के काम करना है।
आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर होता है ना, यही होता है ना एम आर। तो ये स्क्वायर है इसलिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर इंटू आर। क्लियर। हाँ एक चीज और, हाँ पहले मैं इसको ऐसे नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो गाइस अच्छे से, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा पुट नहीं करता हूँ ऐसा, क्योंकि इसके अंदर एम आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ एम। अब ओमेगा की वैल्यू क्या दी है, ओमेगा की वैल्यू दी है एल अपॉन आई। ओके हो गया। अब गाइस मैं क्या करता हूं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला होता है, एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना, तो ये स्क्वायर आर। अब मैं क्या करूंगा, अंदर ब्रैकेट ओपन करता हूं, एल का एल स्क्वायर हो जाएगा, एम का एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, और ये देखो आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, टू टू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है ना, तो आर रेस टू 4 हो जाएगा, समझ में, इसीलिए मैंने इसको फिर से लिखा इंटू आर। आप देखो सिंपल सी बात, कट शट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले बोल रहे ये स्क्वायर है इसलिए ये एम स्क्वायर हो गया, और ये आर रेस टू 2 है, इंडाइसिस का रूल आपने बहुत पहले पढ़ा 7th स्टैंडर्ड में, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो ये देखो, यहां से एक एम कैंसिल हो गया, यहां से एक आर कैंसिल हो गया, तो अपने पास ऑलरेडी क्या बचा है, देखो पहला यहाँ क्या बचा है, ऊपर बस एल ऊपर बचा है एल स्क्वायर, नीचे क्या बचा है, नीचे एक एम बचा हुआ है और आर एस टू 3 बचा हुआ है, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा हुआ है। देखो ऐसा कुछ है क्या, एल स्क्वायर है एम आर क्यूब, एल स्क्वायर, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, हाँ एल स्क्वायर है एम आर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ, एम स्क्वायर एम, चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन अपना दिया नहीं है, एल स्क्वायर एम आर क्यूब। एल स्क्वायर एम आर क्यूब, आंसर एल स्क्वायर एम आर क्यूब। ओह अपना आंसर सही है, यहाँ ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, वही मैं सोच रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। एक्चुअल इसमें से ऑप्शन कोई तो ऑप्शन यही यही होना चाहिए, आंसर यही दिया हुआ है, यही अपना सही है, एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब। ओके ऑप्शन उन्होंने टाइपिंग करते समय कहीं गड़बड़ कर दिया था मेरे ख्याल से, ये ऑप्शन है यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ टाइप करते समय इन्होंने ये कर दिया। ओके तो चलो बढ़ते हैं, क्योंकि आपने आपको वही मैं सोच रहा था यार ऐसे कैसे, सब तो सही लिखा हुआ है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट। तो अगला क्वेश्चन गाइस क्या दिया हुआ अपने को, अ पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन in a circular path. At what time the magnitude of centripetal acceleration is half the tangential acceleration? तो गाइस अपने को at what time that magnitude of centripetal acceleration is half the tangential acceleration। मैंने बोला ना ये जो लास्ट में दिया हुआ है ना, ये वाली चीजों को पहले पकड़ो, the magnitude of centripetal acceleration। अब centripetal acceleration is मतलब इक्वल हाफ, हाफ मतलब 1/2 हाफ ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके ये मैंने टी लिख दिया। अब ये दोनों का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में दिया था कि सेंट्रीपिटल क्या होता है, टेंजेंशियल क्या होता है, दोनों मैंने बताया था, अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो सेंटर के टूवर्ड होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या था, आर ओमेगा स्क्वायर। ओके और टेंजेंशियल आप सभी को पता है ए इक्वल टू आर अल्फा। ओके मैं यहां फिर से क्यों लिख रहा हूं यार, यही लिख देता हूं आर अल्फा। अब गाइस दोनों साइड से ये आर आर क्या हो जाएगा, कैंसल, ये गयो ये गयो। अब गाइस क्वेश्चन ये है कि सर अपने को इधर टाइम निकालना है, अपने को तो इधर एट व्हाट टाइम लिखा हो ना, टाइम लिखा नहीं यार, टाइम तो कोई दिख नहीं रहा है। अरे रुके रहो ना यार, ओमेगा अपने को एक्सेलरेशन का ये याद होना चाहिए, ओमेगा अपॉन टी ये भी होता है। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये देखो एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इस तरह से भी हम चेंज कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूले को चेंज करना है, क्योंकि मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो मैं टी को यहां मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा टी इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की जगह मैं क्या रख दूंगा, अल्फा टी, क्योंकि देखो दोस्तों अपने को टी चाहिए,
नहीं तो टी अपने को टी निकालना ना, टी है ही नहीं तो भाई क्या निकालेंगे। तो इसलिए मैंने ओमेगा के फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला है, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, ये वाला फॉर्मूला पुट किया और यहां में ओमेगा की वैल्यू चाहिए, इसीलिए मैंने टी को यहां मल्टीप्लाई किया। अब ये ओमेगा की जगह क्या आ गया, अल्फा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अल्फा। अगर मैं थोड़ा और इसको अच्छे से करूं, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 अल्फा। अब गाइस क्या हो जाएगा, दोनों साइड से ये गए हो, ये कट, ये बचा अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब गाइस अगर ध्यान दोगे, अपने को टी निकालना है ना, अब तो भाई अपने हर दोस्त कर लेंगे, क्या टेंशन है। चलो ये क्वेश्चन दे दूं क्या, नहीं रहने दो। टी स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखा, 1/2 यहाँ था, अल्फा नीचे आ जाएगा क्योंकि अपने को तो टी निकालना है। अब स्क्वायर इक्वल की साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 और ये पूरे स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। तो अपने को टाइम मिल गया। देखो ये कहाँ दिया हुआ है, टी इक्वल टू 1/2 अल्फा, 1/2 अल्फा, ये है 1/2 अल्फा। ओके, तो ये अपने को दिया। कभी कभी ये लोग ऑप्शन गलत कर देते हैं ना, अपने को मेन अपने को सॉल्व करने आना चाहिए। तो भाई यहाँ मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी टाइप के क्वेश्चंस पूरे के पूरे करवा दिए, और मैं चाहूंगा जितना प्रैक्टिस कर सकते हो भाई नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिस करो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। अगर आप लोगों का और सपोर्ट रहा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी को भेजूंगा अभी, जिससे और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।